Hello learners, myself Sangeeta Khare. I welcome all of you at our YouTube channel NET JRF Gurukul. What is syllogism? Today I have taken topic from unit 5th that 5th and 6th both syllogism. In this topic we will understand basic terms of syllogism. Syllogism is a Greek word. ये Greek word है that means inference or deduction. इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है पहले उसको समझेंगे. इन्फ्रेंस मीन्स कंक्लूजन, डिडक्शन. सिलोजिज्म एक डिडक्टिव इन्फ्रेंस होता है. इन अवर प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट टाइप्स ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग. सो सिलोजिज्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग के प्रेमिसेस से जो कंक्लूजन निकलता है उसको हम सिलोजिज्म बोलते हैं. दैट इज द डिडक्टिव इन्फ्रेंस. सो एवरी सिलोजिज्म हैज टू प्रेमिसेस. इसमें टू प्रेमिस होते हैं. मेजर प्रेमिस, दैट इज मेजर प्रेमिस कंटेन्स द मिडिल टर्म एंड द मेजर टर्म. माइनर प्रेमिस कंटेन्स द मिडिल टर्म एंड माइनर टर्म. लेट्स अंडरस्टैंड. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज मेजर एंड माइनर टर्म. जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब हम इस टाइप की लॉजिक में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बिकॉज वी डोंट नो मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म. हमें उन टर्म्स का मीनिंग नहीं पता रहता है. सो व्हाट इज द मेजर टर्म, माइनर टर्म, मेजर प्रेमिस, माइनर प्रेमिसेस. नाउ देयर आर सम सर्टेन टर्म वी नीड टू नो टू सॉल्व सिलोजिज्म प्रॉब्लम. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज टर्म. टर्म वर्ड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, मतलब कुछ शब्द या शब्दों का समूह यूज्ड एज सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय. कुछ शब्द या शब्दों का समूह जो एक सेंटेंस में आते हैं उनको हम टर्म बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय. सो इट्स सिंपल सेंटेंस. राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज अ गुड बॉय प्रेडिकेट है. बट यहाँ पर इज जो है रीजनिंग में, इसको यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलते हैं. जो दैट इज अ कनेक्टिंग वर्ड बिटवीन सब्जेक्ट राम एंड प्रेडिकेट गुड बॉय. इज हियर इज कॉल्ड कॉपुला. In this sentence, there are words Ram is a good boy. Therefore, these three words means Ram is a good boy. Ram is subject, is copula. A good boy means predicate. Different terms of the sentence. तो यहाँ पर टर्म का मीनिंग समझ लिया कि टर्म क्या होता है रीजनिंग में. लेट्स अंडरस्टैंड कंट्राडिक्टरी टर्म. अभी हमने जाना सिर्फ टर्म. टर्म क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है जिसमें तीन चीजें होती हैं. सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, उनको कनेक्टिंग जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको रीजनिंग में कॉपुला बोलते हैं. जैसे वहां एज था उसको भी समझ लिया. लेट्स अंडरस्टैंड कंट्राडिक्टरी टर्म. सो एनी पेयर ऑफ टर्म्स, किसी शब्दों का एक ऐसा पेयर बाय मीन्स ऑफ विच अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड, जिसकी वजह से क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड करते हैं इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली क्लासेज कॉल्ड द कंट्राडिक्टरी टर्म. इनको हम कंट्राडिक्टरी टर्म बोलते हैं. कंट्राडिक्टरी टर्म आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, कैटेगोरिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इन माय प्रीवियस वीडियो. कंट्राडिक्टरी टर्म मीन्स क्या होता है? जो एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी होते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू, ए का कंट्राडिक्टरी क्या था? ओ. एंड ई का कंट्राडिक्टरी क्या है? आई. इट इज वाइस वर्सा. ओ इज ऑल्सो कंट्राडिक्टरी ऑफ ए एंड आई इज ऑल्सो कंट्राडिक्टरी ऑफ ई. ए का कंट्राडिक्टरी ओ का कंट्राडिक्टरी ए, ई का कंट्राडिक्टरी आई का कंट्राडिक्टरी ई. सो दीज बोथ आर कंट्राडिक्टरी टर्म. नाउ लेट्स सी कंट्रेरी टर्म्स. कंट्रेरी टर्म्स क्या होते हैं? द टू टर्म्स दैट कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली बट मे बी फॉल्स. I have to already explained that between universal affirmative and universal negative, that is A and E, these two preposition makes contrary terms. ये क्या बनाते हैं? contrary terms बनाते हैं. जैसे कि war and peace, युद्ध और शांति. These both can not be true together but can be false. ये बिल्कुल अपोजिट हैं. स्वीट एंड सॉर, खट्टा और मीठा, ये साथ में ट्रू नहीं हो सकते हैं बट साथ में फॉल्स हो सकते हैं. जैसे वॉर एंड पीस, या तो युद्ध होगा या शांति होगी. युद्ध और शांति साथ साथ नहीं हो सकते बिकॉज बोथ आर कंट्रेरी. लेट्स सी फोर्थ टर्म इज हियर इक्विवोकल टर्म्स. इक्विवोकल टर्म्स क्या होता है समझते हैं.
द टर्म्स हैविंग मोर देन वन मीनिंग, एक ऐसा टर्म जब आता है किसी भी प्रेमिस में, रीजनिंग का जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वहां पर कोई एक ऐसा टर्म आता है दैट हैव मोर देन वन मीनिंग, दैट इज कॉल्ड इक्विवोकल टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल लाइट एंड साउंड. Here are first we will see two meanings of light. First is the in black you can read the particles that enable the things visible. एक तो लाइट का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा पार्टिकल जो चीजों को देखने के लायक बनाता है, किसी वस्तु को हम देख सकते हैं. द पार्टिकल दैट enable the thing visible. एंड सेकेंड मीनिंग क्या होता है लाइट का, नॉट हैवी, मतलब लाइट वो है जो हैवी नहीं है. तो एक ही टर्म के जब दो मीनिंग निकलते हैं दैट टर्म्स कॉल्स इक्विवोकल टर्म्स. साउंड के भी यहाँ पर दो मीनिंग बताती हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मीनिंग इज नॉइज एंड सेकेंड इज इन गुड कंडीशन. एक तो होता है साउंड का मीनिंग नॉइज मतलब शोर, दूसरा क्या होता है इन गुड कंडीशन, जो अच्छी कंडीशन में उसको भी साउंड बोलते हैं. नेक्स्ट फिफ्थ टर्म देखते हैं, दैट इज डेफिनेट टर्म. द टर्म डिनोटिंग अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेफिनेट टर्म. एक ऐसे टर्म जो डेफिनेट ऑब्जेक्ट को बताते हैं, डिनोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर डेफिनेट टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल किसी माउंटेन की जब हम बात करते हैं और उसको नाम के साथ में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं डेफिनेट टर्म. जैसे हिमालय, here we are not talking that any mountain, we are talking particularly about the Himalaya. Here we are not talking in general about any river, we are talking about Ganga river. Here we are not talking in general about any person, we are talking particularly about that person. तो जब आप किसी ऐसा एक जो टर्म जो होता है जो डेफिनेटली किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट करके बात करते हैं रीजनिंग में, उसको हम डेफिनेट टर्म बोलते हैं. यहाँ पर हम बात किसी भी माउंटेन की नहीं कर रहे हैं, हिमालय माउंटेन की बात कर रहे हैं, किसी भी नदी की बात नहीं हो रही है, गंगा रिवर की बात हो रही है, किसी भी व्यक्ति की बात नहीं रही है, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन. तो जब हम इस तरीके से इनको टारगेट करते हैं डेफिनेट टर्म की कैटेगरी में ऐसे टर्म को रखते हैं. और इसके अपोजिट वाला टर्म होता है दैट इज इंडेफिनेट टर्म. इंडेफिनेट टर्म में क्या होता है, दैट टर्म यूज्ड इन द एंटायर डिनोटेशन. एक ऐसा टर्म जो इन जनरल आप कहीं भी अप्लाई करते हैं उसको हम इंडेफिनेट टर्म बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो ऐसा कोई भी माउंटेन, that can be any river, that can be any person, you are not targeting anyone, you are applying that term entirely denoting to the entire proposition. उसको आप बोलते हो indefinite term. You are talking about generally about all mountain or about any, that can be any mountain, that can be any river, that can be any person. That is indefinite term. I hope concept is clear. Now let's see distributed term. Distributed term क्या होता है, the term used in the denotation in a proposition is called distributed term. Distributed term के बारे में हम आगे बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे. There is a table, किस तरीके से आप यूनिवर्सल एफर्मेटिव दैट इज A, यूनिवर्सल नेगेटिव दैट इज E, पर्टिकुलर एफर्मेटिव दैट इज I, पर्टिकुलर नेगेटिव दैट इज O, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, हाउ दीज प्रोपोजिशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड, उनका एक डिटेल में देखेंगे. बट दीज 4 टर्म्स आर कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म. जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म बोलते हैं. कौन कौन से टर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूनिवर्सल एफर्मेटिव सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यूनिवर्सल नेगेटिव किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, यूनिवर्सल नेगेटिव सब्जेक्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है और प्रेडिकेट को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है. वैसे ही पर्टिकुलर एफर्मेटिव किसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, पर्टिकुलर नेगेटिव किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये सब आगे के टॉपिक में देखेंगे. फर्स्ट वी हैव ओनली अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म. एक ऐसा टर्म जो यूज किया जाता है इन द डिनोटेशन इन अ प्रोपोजिशन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म. नाउ लेट्स सी अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म. अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म क्या होता है, व्हाट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म, द टर्म यूज्ड इन द पार्शियल डिनोटेशन. जो पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पार्शियली जिसका डिनोटेशन होता है प्रोपोजिशन में, उसको बोलते हैं आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म. हियर देयर इज अ करेक्शन दैट इज इट्स नॉट distributed, it's undistributed term. Let's see concept of middle term.
द टर्म यूज्ड इन्फरिंग कंक्लूजन, एक ऐसा टर्म जिसके बिना कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता है, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंक्लूजन, बट इट इटसेल्फ डजंट अपीयर इन कंक्लूजन, ऐसे टर्म को हम मिडिल टर्म बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल से मैं आगे क्लियर करूंगी आपको। मिडिल टर्म के कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर आप समझ लीजिए कि मिडिल टर्म यूज्ड इन्फरिंग कंक्लूजन मीन्स इट इज द की रोल, इट प्लेज की रोल, इसका की रोल होता है, इसकी वजह से ही कंक्लूजन ड्रॉ होता है रीजनिंग में, बट इट इटसेल्फ डजंट अपीयर इन कंक्लूजन, लेकिन मिडिल टर्म खुद कभी भी अपीयर नहीं होता है किसमें, कंक्लूजन में। सो सिलोजिज्म इज कंसर्न्ड विद थ्री टर्म। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लॉजिकल रीजनिंग के जो टर्म होते हैं उनको समझते हैं। मेजर टर्म, इट इज द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन एंड डिनोटेड बाय पी। एक जो टर्म प्रेडिकेट होता है कंक्लूजन का उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर टर्म बोलते हैं। एक कैसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय द पी फर्स्ट लेटर ऑफ प्रेडिकेट। माइनर टर्म क्या होता है, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन, जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होगा उसको माइनर टर्म बोलते हैं, जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होगा उसको मेजर टर्म बोलते हैं। एंड मेजर टर्म इज डिनोटेड बाय पी एंड माइनर टर्म इज डिनोटेड बाय एस। एस से क्यों डिनोट करते हैं, बिकॉज इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। और इसको पी से क्यों डिनोट करते हैं मेजर टर्म को, बिकॉज इट इज प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन। इसके बारे में आप डिफरेंस को अच्छे से समझ लेंगे, मोस्ट ऑफ लर्नर को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। इसके लिए इसकी अगर आप ये जो डिनोटिंग अल्फाबेट, डिनोटिंग जो लेटर है, अगर आप इनको भी समझ लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ। मेजर टर्म, इट इज द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, जो आपका कंक्लूजन निकलेगा आपके स्टेटमेंट से, आपके प्रेमिसेस से, तो उसमें जो कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट रहेगा उसको हम मेजर टर्म बोलते हैं। और किससे डिनोट होता है, ये पी से होता है। माइनर टर्म किसको बोलते हैं, ये सब्जेक्ट होता है कंक्लूजन का, इसलिए इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एस फर्स्ट लेटर ऑफ सब्जेक्ट। मिडिल टर्म क्या होता है, इट इज द टर्म कॉमन, ये कॉमन टर्म होता है टू बोथ द प्रेमिसेस, जो दोनों प्रेमिसेस में कॉमन होता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय एम। मिडिल टर्म को किससे डिनोट करते हैं, एम से। इट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ मिडिल। And here we have to remember that the middle term does not occur in the conclusion. मिडिल टर्म कभी भी कंक्लूजन में अपीयर नहीं होता है। एक एग्जांपल से समझेंगे यहाँ पर। फर्स्ट premise here is all dog are animals. Okay. Second premise is or second statement is tiger is a dog. Conclusion, what is the conclusion? Tiger is an animal. Here now let's understand. एनिमल इज द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो प्रेडिकेट रहेगा कंक्लूजन का, यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग देखेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे। कंक्लूजन क्या है, टाइगर इज एन एनिमल। टाइगर इज एन एनिमल, ये कंक्लूजन कैसे निकला, पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट था ऑल डॉग आर एनिमल, सेकंड स्टेटमेंट था टाइगर इज अ डॉग। तो इनके बीच में जो कॉमन टर्म है वो क्या है, डॉग है। डॉग क्या हुआ, तो यहाँ पर जो कॉमन टर्म होता है दोनों स्टेटमेंट में उसको मिडिल टर्म बोलते हैं। और मिडिल टर्म कभी भी कंक्लूजन में नहीं आता है, तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म डॉग को यहाँ से कट कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचता है, टाइगर इज एन एनिमल। टाइगर एक एनिमल है। यहाँ पर फिर से हम इसको बाइफरकेशन करेंगे, तो टाइगर को सब्जेक्ट बोलते हैं, इज एन एनिमल इस पूरे को क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि मेजर टर्म क्या रहता है, मेजर टर्म मतलब इट इज द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट रहेगा उसको हम मेजर टर्म बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर एनिमल क्या है, प्रेडिकेट है ऑफ द कंक्लूजन का, इसलिए मेजर टर्म हो गया। और जो इसका सब्जेक्ट रहेगा कंक्लूजन का उसको क्या बोलते हैं, उसको माइनर टर्म बोलते हैं। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट टाइगर है, तो टाइगर क्या हुआ, टाइगर इसका माइनर टर्म हुआ। एंड डॉग इज द टर्म कॉमन, डॉग दोनों में क्या था, कॉमन टर्म था, तो उसको क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म बोलते हैं। और मिडिल टर्म कभी भी कंक्लूजन में नहीं आता है। आई होप आपको ये मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड मिडिल टर्म का कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी मेजर एंड माइनर प्रेमिस। मेजर एंड माइनर प्रेमिस क्या होता है, ऑफ द टू प्रेमिसेस द मेजर प्रेमिस इज दैट इन विच द मिडिल टर्म इज द सब्जेक्ट। हमारे पास में दो प्रेमिसेस होते हैं, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर।
Now we have to understand the difference between major and minor premise. So out of the two premises, the major premise is that in which the middle term is the subject. हमारे पास जो टू premises होंगे उसमें आप समझेंगे एक ऐसा premise या statement जहां पर middle term subject होता है, and the minor premise is that in which the middle term is the predicate. मिडिल टर्म जिस स्टेटमेंट में हमारे पास दो स्टेटमेंट होते हैं जिनसे हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पर मिडिल टर्म सब्जेक्ट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, जहां पर मिडिल टर्म सब्जेक्ट रहता है उसको हम माइनर प्रेमिस बोलते हैं, जहां पर मिडिल टर्म प्रेडिकेट रहता है उसको हम मेजर प्रेमिस बोलते हैं. ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट एंड गिव्स अ रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स. इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, two terms and the sign of relation between them, the subject, the predicate and the copula. I have already make you understand this term. Subject क्या होता है? Subject. The subject of the proposition is the term about which something is stated. It is that is affirmed or denied. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, हम राम के बारे में बता रहे हैं कि राम गुड बॉय है. प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में जो बात हम करते हैं वो प्रेडिकेट होता है. सो द प्रेडिकेट इज दैट प्रोपोजिशन इज द टर्म ऑफ द प्रोपोजिशन विच इज स्टेटेड अबाउट और रिलेटेड टू द सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है या जो हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं वो प्रेडिकेट होता है. कॉपुला क्या होता है? कॉपुला इज दैट पार्ट ऑफ द प्रीपोजिशन विच डिनोटेड द रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, राम यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, ए गुड बॉय प्रेडिकेट हुआ, इज क्या हुआ? इज यहाँ पर कॉपुला है. आई थिंक हियर concept is clear to all. Major term, minor term, middle term, major premise, minor premise, and subject, predicate, copula, even distributed term, undistributed term, equivocal term, and that is first I have a contrary term, contradictory term. So learner, you have to revise these terms because before starting problem of syllogism, to deal the topic this syllogism, we have to learn these terms, and from these terms we can get the leading question as well. इन term को we have to learn, आपको इनको याद करना है, इनकी concept को समझना है, तभी आप इनका application समझने के बाद में जब आप syllogism की problems को solve करेंगे तो ये term काफ़ी helpful होंगे आपके लिए. जो हमारे न्यू व्यूअर है हमारे चैनल पर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोज को भी देखें. इसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैथमेटिकल्स, रीजनिंग के भी आपके वीडियोज काफ़ी अपलोड हो चुके हैं, आप उनको भी देखें, रीजनिंग के भी स्टार्टिंग से देखें. एंड अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें. एंड आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें. And stay tuned with us. I will be back with a new topic soon. Thank you so much.